दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक बदलावों में से एक चुपचाप शुरू हो चुका है। ब्रिक्स प्लस समिट के दौरान एक ऐसा फैसला हुआ जिसने डॉलर की 75 साल पुरानी ग्लोबल ताकत को पहली बार गंभीर चुनौती दी है। सऊदी अरेबिया ने पहली बार तेल की कीमत अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में तय की। इंडिया ने रशिया से गैस की डील को रुपए रूबल स्वैप में किया, बिना डॉलर के। ब्राजील को मिला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन, और वो भी चाइना एग्जाइम बैंक से, बिना किसी आईएमएफ प्रिस्क्रिप्शन और बिना डॉलर। इतना ही नहीं, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज पर यूएन में ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग एक साल में 60% बढ़ चुकी है। इस ब्लॉक का मतलब सिर्फ देशों की गिनती नहीं है, इसका मतलब है ग्लोबल पॉपुलेशन का आधा हिस्सा, दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी रिजर्व और अगली जनरेशन की सबसे यंग वर्क फोर्स। इसका मतलब है कि एक नया सेंट्रल पावर हब बन रहा है जो न सिर्फ एनर्जी में बल्कि फाइनेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के रूट्स को भी दोबारा डिजाइन कर रहा है। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की। तेल की ट्रेडिंग जो हमेशा से डॉलर में होती थी, अब शंघाई स्टॉक एक्सचेंज पर युआन में हो रही है। 2024 में इन युआन बेस्ड डील्स की मात्रा 20% तक पहुंच गई थी और 2025 की शुरुआत में ये 24% तक चली गई। इतना ही नहीं, इंडिया की हजीरा टर्मिनल पर रूस की एलएनजी गैस जब बिना डॉलर के लैंड हुई और पेमेंट हुआ सीधा रुपए रूबल स्वैप के जरिए, तो ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये एक बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट था। यहां पहली बार इंडिया ने दुनिया को दिखाया कि वो न सिर्फ ऊर्जा खरीद सकता है बल्कि अपनी ही करेंसी में बिना किसी अमेरिकी बैंकिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किए कर सकता है। इसके बाद तो जैसे ट्रेंड बन गया। कुछ ही हफ्तों बाद ब्राजील ने अपनी पोर्ट रिनोवेशन प्रोजेक्ट के लिए चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से सीधा फंडिंग ली, डॉलर का नाम तक नहीं आया। इथियोपिया, जिसने कई बार आईएमएफ से टाल मटोल झेली थी, उसने अब अपनी रेलवे लाइन का बॉन्ड सीधा रैंड और दिरहम में इशू किया। इससे उसे फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश भी इसी राह पर हैं। डॉलर की डिपेंडेंसी से बाहर निकलने की कोशिश हर उस देश में दिख रही है जहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डॉलर की वजह से इंस्टेबिलिटी आती है। ये सब संकेत हैं कि डॉलर अब वो सेंट्रल मजबूरी नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। अब वो सिर्फ एक विकल्प है जिसे देश तब चुनते हैं जब उन्हें लगता है कि बाकी ऑप्शन नहीं चल पाएंगे। लेकिन ये बदलाव सिर्फ एनर्जी तक सीमित नहीं है। असली भूचाल तो फाइनेंस की नींव में आ रहा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो दशकों से देशों को डॉलर में लोन देते आ रहे थे, वो अब एक कंडीशंस हेवी ब्रांड बन गए हैं। यानी अगर आपको उनसे लोन चाहिए तो आपको अपनी पेंशन्स, सब्सिडी, टैक्स पॉलिसी सब बदलनी पड़ती है। वहीं ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी बिना इन शर्तों के लोन देता है, वो भी आपकी अपनी करेंसी में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर केन्या को अपनी सोलर ग्रिड बनानी है तो वो डॉलर उधार लेकर एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होगा। वो सीधा शिलिंग या रैंड में पैसा उठा सकता है। अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक अब एनडीबी को एक न्यूट्रल और रिस्पेक्टफुल लेंडर के रूप में देखा जा रहा है, जो देश की सॉवरेनिटी को रिजेक्ट नहीं करता बल्कि उसे सपोर्ट करता है। कई देशों ने तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की लाइन में लगने की बजाय अब एनडीबी को पहली पसंद बना लिया है, क्योंकि वहां पॉलिसी रिफॉर्म के नाम पर आपकी सरकार को कमजोर करने की कोशिश नहीं होती। वहां सिर्फ प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट पर फोकस होता है। अब सोचिए, अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो आपके देश के रोड, रेलवे, पोर्ट, सोलर ग्रिड्स और डिजिटल नेटवर्क को फाइनेंस करे, वो भी आपकी खुद की करेंसी में, बिना एक्सपोर्ट करने की शर्त, बिना टैरिफ रिफॉर्म की मांग, तो क्या आप आईएमएफ के कठोर शर्तों वाले लोन को चुनेंगे? शायद नहीं। इस पूरे बदलाव का असर अब ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क पर भी साफ दिखने लगा है। हां, डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे ज्यादा यूज होने वाली करेंसी है। स्विफ्ट सिस्टम में 2/3 इंटरनेशनल पेमेंट्स आज भी डॉलर में ही होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इस सिस्टम के चारों तरफ ऑल्टरनेटिव लेयर्स बन रही हैं, जैसे कि चाइना और सऊदी के बीच युआन रियाल स्वैप डील, या ईरान और यूएई के बीच दिरहम बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम। ब्रिक्स ने भी अपना खुद का पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है,
जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से चलता है और सब सेकंड्स में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स क्लियर करता है, वो भी बिना स्विफ्ट की डिपेंडेंसी के। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट की, यानी वो आर्टरीज जिनसे दुनिया का ट्रेड चलता है। ब्रिक्स प्लस इस पूरे स्ट्रक्चर को नए सिरे से डिजाइन कर रहा है। व्लादिवोस्टॉक से लेकर मुंबई, तेहरान से लेकर चाबहार और फिर मोम्बासा तक एक नया कनेक्टिविटी नेटवर्क बन रहा है, जिसे कई लोग ग्लोबल साउथ सिल्क रूट कह रहे हैं। ये रास्ते पुराने लंदन न्यूयॉर्क शिपिंग मॉडल्स को बायपास कर रहे हैं। यहां माल की इनवॉइसिंग सिर्फ युआन या रुपए में नहीं, बल्कि एक डिजिटल लेजर में हो रही है, जो पूरा रिकॉर्ड रियल टाइम में रखता है और ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है। सबसे बड़ी ताकत इस पूरी व्यवस्था में छुपी है, जनसंख्या और उम्र की प्रोफाइल में। आज G7 देशों की एवरेज उम्र 42 साल से ऊपर है। इसका मतलब है कि वहां की वर्कफोर्स धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है। स्कूल बंद हो रहे हैं, हेल्थ केयर खर्च बढ़ रहा है और इनोवेशन की स्पीड धीमी पड़ रही है। दूसरी तरफ ब्रिक्स प्लस देशों में एवरेज उम्र सिर्फ 31 साल है, यानी वहां की आबादी जवान है, एनर्जेटिक है और सीखने के लिए तैयार है। हर साल इंडिया अकेले ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी अपनी वर्कफोर्स में जोड़ रहा है। नाइजीरिया 2040 तक अमेरिका को जनसंख्या में पीछे छोड़ देगा। इंडोनेशिया, इथियोपिया, बांग्लादेश जैसे देश अब वो जगह बन रहे हैं जहां फैक्ट्री लग रही है, एप्स बन रहे हैं, स्टार्टअप्स उभर रहे हैं और लाखों लोग डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ रहे हैं। ये जनरेशन इंटरनेट के साथ पली बड़ी है। इनका माइंडसेट ग्लोबल है, लेकिन इनकी जड़ें लोकल हैं। यही वजह है कि ये सिर्फ यूजर नहीं, क्रिएटर भी हैं, और यही बदलाव लाने वाली असली ताकत है। आप देखिए, आज नेटफ्लिक्स अपने हिंदी, तमिल और इंडोनेशियन कंटेंट पर भारी इन्वेस्ट कर रहा है। एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहा है। गूगल अफ्रीका में लाखों डॉलर की डिजिटल ट्रेनिंग स्कीम्स लॉन्च कर रहा है। ये सब इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें दया आ गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि जहां ग्रोथ है वहीं फ्यूचर है, और वो फ्यूचर ब्रिक्स प्लस जैसी युवा अर्थव्यवस्थाओं में बस चुका है। तो असली सवाल ये नहीं कि डॉलर कल गिरेगा या 10 साल बाद। असली सवाल ये है कि जो देश अब अपना इकोनॉमिक प्लान बना रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक ही करेंसी पर टिके रह सकते हैं? जब आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, अपनी वर्कफोर्स है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं और आपकी खुद की डिमांड है, तो क्या आप हमेशा दूसरों की बनाई करेंसी रोडमैप पर चलना चाहेंगे? अमेरिका के पास आज भी दुनिया के सबसे मजबूत फाइनेंशियल टूल्स हैं। उसका इनोवेशन इकोसिस्टम अभी भी अनमैच्ड है और ग्लोबल डिफेंस इन्फ्लुएंस भी बरकरार है। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब वो अकेला सुपर पावर नहीं है। अब उसके सामने एक ऐसा ब्लॉक खड़ा हो रहा है जिसमें एक नहीं, कई ग्रोथ इंजन्स हैं। और ये इंजन यूं ही नहीं चल रहे, इन्हें फ्यूल कर रहे हैं करोड़ों युवा जो नया बनाना चाहते हैं, नया सोचना चाहते हैं और नए सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर ब्रिक्स प्लस अपने अंदर के रीजनल डिफरेंसेस जैसे भारत चीन के मुद्दे या ब्राजील अफ्रीका के ट्रेड बैरियर्स को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर पाया, तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक ट्रेड ग्रुप नहीं रहेगा। ये एक नया ग्लोबल पोल बन सकता है जहां डॉलर के साथ साथ युआन, रुपया, रैंड और रियाल भी डिसीजन मेकिंग पावर रखेंगे। और तभी दुनिया एक ऐसे युग में दाखिल होगी जो ट्रूली मल्टीपोलर होगा, जहां कोई एक राजा नहीं होगा बल्कि कई खिलाड़ी होंगे। और उनमें से एक खिलाड़ी वो होगा जिसकी आबादी जवान है, जिसकी सोच तेज है और जिसकी चाल अब अपने दम पर है। अगर आप दुनिया के ऐसे बड़े और दिलचस्प बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं जो वैश्विक सत्ता के समीकरण को बदल रहे हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें ब्रिक्स में अल्जीरिया के शामिल होने और ब्रिक्स बैंक की नई रणनीतियों पर विस्तार से बात की गई है। लिंक स्क्रीन पर है, उसे क्लिक करना न भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन अहम जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।